हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 के ऊपर। इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तक दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट हम लोग कर चुके हैं। इंडक्टिव खत्म हो गया हमारा, रेजोनेंस और मेसोमेरिक भी खत्म हो गया। तीसरे नंबर पे हम लोग स्टडी करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। जल्दी से इसको कवर करेंगे, खत्म करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम हमें इसके ऊपर नहीं लगाना है। क्या होता है, कैसे होता है, किस काम में आता है, ये सब समझेंगे। और इस इफेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो भी देखेंगे और जल्दी से करेंगे इसको खत्म। तो आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हम समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेसोमेरिक इफेक्ट याद दिलाता हूँ। मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड जो होते हैं, जब उनके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं, तो उसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। जब किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं डीलोकलाइज हो जाएं तो उसे कॉन्जुगेशन कहा जाएगा। जहां पर पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन में जा रही थी उसे हम लोग बोल रहे थे मेसोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन में जा रही होगी। तो जहां पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएंगे उस कॉन्जुगेशन को क्या बोला जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई, देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। डेफिनेशन रटेंगे सबसे पहले। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइज हो जाएगी उसे बोला जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने वाली है, कहाँ जाएगी ये हमें समझना है। देखो भाई, मैं ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जहां पर भी कोई सिग्मा बॉन्ड होता है, मान लो कार्बन और क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड है, और हमने एक तरह की रिएक्शन पढ़ी है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, वो कार्बन पर कर देता है अटैक, क्लोरीन को निकाल देता है बाहर। तो हमारे पास क्या क्या बन जाता है, हमारे पास कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाता है और क्लोराइड आयन निकल जाता है बाहर। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्बिटल लेवल के ऊपर ये रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि हमें पता है भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हवा में ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी ऑर्बिटल से ऑर्बिटल में ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो ऑर्बिटल लेवल पे ये कैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है, वो ध्यान से समझो भाई। वो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो, कोई भी बॉन्ड है, मान लो कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड हो सकता है। मान लो कि ये सिग्मा बॉन्ड है। जब सिग्मा बॉन्ड इस तरह से होता है, तब दोनों एटम्स के दूसरी तरफ भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसे बोला जाता है सिग्मा स्टार। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड का अगर ऑर्बिटल है बीच में, क्योंकि दो एटम ये है, पहला एटम और दूसरा एटम, एटम ए और बी बोल लो, इनके बीच का अगर सिग्मा बॉन्ड ये है, तो बाहर होते हैं इनके सिग्मा स्टार। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाते हैं। मान लो एक एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल था कुछ इस तरह, दूसरे एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल था कुछ इस तरह, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और ये कोने में क्या बच जाएंगे, तो सिग्मा स्टार बच जाएंगे। अब हमें पता है कि जब दो एटम्स का बॉन्ड बना हो, न्यूक्लियोफाइल किसी एक एटम पर अटैक करे, तो दूसरा एटम वहां से निकल जाता है एक लिविंग ग्रुप की तरह। तो जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा था, जहां कार्बन और क्लोरीन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा था, तो वो रिएक्शन ऑर्बिटल लेवल पे पता है कैसे होती है। देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सिग्मा स्टार के अंदर। सिग्मा स्टार पहले खाली था। जैसे ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के, जैसे ही कार्बन क्लोरीन के सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन डालता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड वीक होने लगता है। जैसे जैसे सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, वैसे वैसे बॉन्ड कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बनता रहता है। और उसी सेम टाइम पे कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होता है। तो एंड में क्या होगा भाई, ये सिग्मा स्टार में पूरे अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये क्लोरीन लेके निकल जाएगा। तो ऐसे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होगी। इन दी एंड बॉन्ड कैसा बन जाएगा, देखो, यहाँ पर एक कार्बन एटम था ए, इसका बॉन्ड बन जाएगा हमारे
न्यूक्लियोफाइल के साथ में कुछ ऐसे, और क्लोराइड आयन हमारा निकल जाएगा। तो ऑर्बिटल लेवल के ऊपर कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर मैं आपको इस रिएक्शन से क्या समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक डीप थ्योरी आपको समझाना चाहता हूँ जो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझने में हेल्प करेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट बॉन्ड्स का एक स्टार भी होता है, जैसे पाई बॉन्ड का एक पाई स्टार भी होगा। जिन दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बना होगा वहां पर एक पाई स्टार भी होगा। जिन दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है उनके आजू बाजू में एक सिग्मा स्टार भी होता है। और जब भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन का सोर्स उस सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इस तरीके से ऑर्बिटल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने के लिए मैंने क्या बनाया हुआ है भाई, मैंने बनाया हुआ है प्रोपीन का मॉलिक्यूल। प्रोपीन के मॉलिक्यूल में क्या क्या आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन का एक डबल बॉन्ड है। अब सीधी सी बात है, कार्बन कार्बन का अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड वाले एटम्स के आजू बाजू में पाई स्टार भी होगा। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का मैं आपको मेन रीजन बता रहा हूँ, होता क्यों है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर एक पाई स्टार होगा, यहाँ पर भी होगा, दोनों जगह पर पाई स्टार होगा। तो यहाँ पर पाई स्टार होने से हुआ क्या, ध्यान से समझो। यहाँ पर पाई स्टार होने से ये हुआ, ये जो कार्बन एटम था जिसके साथ में डबल बॉन्ड बना हुआ था, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, मतलब कि ये वाला कार्बन, इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन है, ध्यान से समझना, अगर अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है जो कि कुछ यहाँ पर है। सिग्मा बॉन्ड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पाई स्टार था, पाई स्टार था बिल्कुल खाली। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके के मॉलिक्यूल में क्या हुआ, देखो पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी था जो कि कुछ यहाँ पर था जो कि खाली था, और इससे अल्फा कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड भी बनाया हुआ था हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पाई स्टार था और ये जो सिग्मा बॉन्ड था अल्फा कार्बन वाला, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल में आ गए। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो सकती है। आप कुछ ऐसे समझो कि पाई स्टार ऑर्बिटल अगर यहाँ पर है और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दे सकता है हमारे पाई स्टार को। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब पाई बॉन्ड वाले कार्बन के अल्फा कार्बन पर कोई भी एक सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल जाए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो सकती है। कैसे होगी, देखो पाई स्टार है बिल्कुल खाली ऑर्बिटल, खाली है मतलब इलेक्ट्रॉन की वहां पर कमी है। सिग्मा बॉन्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, दो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड में, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड में, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाते ही हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा पाई स्टार ऑर्बिटल को। अब जब भी किसी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती थी वो सिग्मा बॉन्ड टूट जाता था। जैसे ही इस पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा बना, आप ध्यान से समझना। कार्बन का और इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया भाई। ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया इस कार्बन की तरफ, तो क्या होगा, CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन था, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन पहले थे, एक हाइड्रोजन चला गया बाहर, मान लो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ H+, क्योंकि इस बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई स्टार में जा चुके हैं, एक नया डबल बॉन्ड बना चुके हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये H+ आयन की तरह बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होना जरूरी है, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होना जरूरी है। वो कब होगा, जब ये पाई स्टार इसके बिल्कुल पैरेलल में आ जाए और एक नया डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाए। ये मेन रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन होने के पीछे। ये थोड़ा सा ऑर्बिटल लेवल पे समझना जरूरी होता है कॉन्सेप्ट, वरना हम लोग सीधा ये रट लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में कि अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, स्टेबिलिटी देख लो। मेन रीजन
क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन के स्टेबिलिटी देने का, और किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ऑर्बिटल लेवल पे, ये हम कभी नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके यहाँ पर आपको समझाया है। अब यहाँ पर आप लोग दो चीजें समझ गए होंगे भाई कि अल्फा कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हमें करवाना है तो वहां पर दो चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए, एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, इस डबल बॉन्ड के आगे एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, और वो अल्फा कार्बन सैचुरेटेड भी होना चाहिए। सैचुरेटेड का मतलब है उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, उसने पहले से कोई डबल बॉन्ड ना बना रखा हो, ये देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर चारों बॉन्ड इस कार्बन ने सिग्मा ही बनाए हुए थे। अच्छा भाई, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कैसे आती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पाई बॉन्ड ना एक फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए काफी रिएक्शंस वो दे सकता है। तो जब पाई बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में ही एक तरीके से रिजिडली वो जुड़ा हुआ है, तब वो बॉन्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना, ये अब दो एटम्स के बीच में नहीं रही, ये तीन एटम्स के बीच में आ गई है। कैसे, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट की वजह से दोनों जगह पर फैल सकता है, इधर उधर दोनों जगह पर ये जा सकता है। तो एक तरीके से हमें ये फील होगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल में ना ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों ही कार्बन एटम्स के ऊपर है, CH2 CH CH2। एक तरीके से ये पाई बॉन्ड लेफ्ट वाले दोनों कार्बन पर भी हो सकता है और राइट वाले दोनों कार्बन पर भी हो सकता है। तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से शेयर हो गई। अब ये जो H प्लस आयन था वो यहाँ पर कैसे कनेक्टेड रहेगा भाई, ये एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हुआ क्या, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले दो एटम्स के बीच में थी और स्टेबल थी, एक तरीके से अपनी जगह पर कंसंट्रेटेड थी, अब वो पूरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे फैल गई है। इस वजह से क्योंकि चार्ज का सेपरेशन हो गया है, किसी एक लिमिटेड एरिया में चार्ज का बर्डन नहीं रहा, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज फैल गया, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे सिस्टम के अंदर। ये था भाई हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो जरूर हो। दूसरी चीज, अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। अगर मान लो डबल बॉन्डेड कोई कार्बन होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि भाई ये कार्बन का डबल बॉन्ड कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ये था हमारा अल्फा कार्बन। अगर ये भी पहले से डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता तो एक हाइड्रोजन तो अभी भी इसके पास होता, है ना। तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाता, ये वाला हाइड्रोजन एटम क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाता, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे और ये बॉन्ड हम इस तरफ तोड़ दें, ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये कार्बन एटम अब हो गया है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज होने से क्या होता है, देखो sp2 हाइब्रिडाइज होने से s कैरेक्टर बढ़ जाता है। s कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस के काफी पास आ जाएगा ये हाइड्रोजन का एटम। यही रीजन मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में भी बताया था। तो बेसिकली क्या होगा, एस कैरेक्टर बढ़ने से ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है, हाइड्रोजन एटम कार्बन के न्यूक्लियस के और भी पास आ जाएगा एस कैरेक्टर के बढ़ने से, क्योंकि एस सबसेल न्यूक्लियस के पास होती है, पी डी एफ ये बाद में होती हैं। एस सब सेल क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट होती है न्यूक्लियस के, इसलिए एस कैरेक्टर बढ़ने से ये बॉन्ड भी मजबूत हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा, जिसमें ये सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही थी पाई स्टार में, ये स्टेप बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अल्फा कार्बन का सैचुरेटेड होना जरूरी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो ये था भाई हाइपर कॉन्जुगेशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कैसे स्टेबिलिटी आती है, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है भाई, एक बार आपका नोट करने वाला सिस्टम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी है। देखो सबसे पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू पाई स्टार लीड टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जब सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी तो उसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वही केस जो हमने अब तक किया है। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू पाई स्टार लीड टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सेम बात दो बार लिखी हुई है ना।
आप 2 बार मत लिखना, एक ही बार लिख लेना। तो मतलब कि सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर अगर हो गई तो उसे बोला जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्प्रेड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले एक जगह पर कंसंट्रेटेड थी वो फैल जाती है, मॉलिक्यूल के पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाती है। हेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल और आयन, इसलिए हमारा जो भी मॉलिक्यूल था या फिर जो भी आयन था वो स्टेबलाइज हो जाएगा, चार्ज फैल जाएगा, इस वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये था भाई हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर मान लो एक डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो गया इनका अल्फा कार्बन, दिस विल बी द अल्फा कार्बन, है ना। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो हम लोग बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। एक अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प से हमने क्या दिखाया था भाई कि चार्ज डेंसिटी फैल गई थी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी का फैलाव हो पाएगा। चार्ज को स्कैटर होने में, चार्ज को फैलने में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को फैलने में उतनी ही आसानी रहेगी। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही बेटर सेपरेशन हो पाता है, स्प्रेडिंग हो पाती है चार्ज की, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो भाई, हर एक हाइड्रोजन एटम के लिए ना हम लोग ये सेम चीज दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनको मैं नाम देता हूँ HAHBHC। 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तीनों को मैंने नाम दे दिया ABC। अगर ए वाला अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में जाता है तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हम लोग बना चुके हैं। अगर बी वाला हाइड्रोजन जाएगा तब भी हम लोग यही सेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो कैसे, ब्राउन कलर से दिखा देते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखो, CHAHB, ये ऐसे हो गए, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर बन गया CH2 नेगेटिव, और HB जो था वो HB पॉजिटिव, एक तरीके से H प्लस आयन हमारा बाहर निकल गया, ये HB निकल गया बाहर। वहीं अगर मान लो कि यहाँ पर HC गया होता हाइपर कॉन्जुगेशन में तब क्या होता, इसे मैं दिखा देता हूँ भाई पिंक कलर से। HC अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में जाता तो क्या होता, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता, HA यहीं पर रहता, HB यहीं पर रहता, HC अलग हो जाता एक प्रोटॉन की तरह, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता और CH2 नेगेटिव बन जाता। तो एक तरीके से ये तीनों ही हाइड्रोजन एटम, एक बार HA, एक बार HB, एक बार HC, तीनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं और चार्ज का सेपरेशन करवा सकते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख लो, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इतना ही पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोज द ऑर्डर CH3 पॉजिटिव कैटायन, 4 कार्बोकैटायन यहाँ पर दे रखे हैं, हमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहाँ पर एक दिक्कत बस क्या है, मैंने यहाँ पर एक कार्बोकैटायन नहीं बनाया, इसको मैं क्या करता हूँ भाई C बोल के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, स्मार्ट। ठीक है भाई, ये 4 कार्बोकैटायन है, आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो भाई यहाँ पर है कार्बन एटम, इसी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी अल्फा कार्बन यहाँ पर नहीं है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता। 3 सिग्मा बॉन्ड है लेकिन इन तीनों सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं जा नहीं पाएगी, है ना, यहाँ पर कहीं नहीं जा पाएगी, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन एटम के ऊपर सेंटर्ड रहेगा। इस वजह से जो पहला हमारे पास कार्बोकैटायन है वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। दूसरे तीसरे चौथे में मैं आपको बताता हूँ कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। देखो भाई CH2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर है CH3, ठीक है भाई। अब कार्बोकैटायन जो होता है उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसके ऊपर होता है एक खाली p ऑर्बिटल, खाली p ऑर्बिटल। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होना जरूरी होता है,
एक सिग्मा बॉन्ड और एक खाली ऑर्बिटल। वो पाई स्टार हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। पाई स्टार में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा सकती है, सिग्मा स्टार में भी जा सकती है और खाली पी ऑर्बिटल में भी जा सकती है। कार्बोकैटायन में एक पी ऑर्बिटल खाली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी सिग्मा बॉन्ड की। क्यों जाएगी? क्योंकि देखो भाई, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड पैरेलल में आ जाएगा इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल के, और यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या होगा ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से? देखो, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, दो हाइड्रोजन अभी भी रहेंगे और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज का एक तरीके से फैलाव हो गया। जैसे अभी मैंने दिखाया है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से हटके कहाँ आ गया है, एक हाइड्रोजन पे आ गया है। उसी तरीके से ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी ये पॉजिटिव चार्ज जा सकता है। ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी ये पॉजिटिव चार्ज जा सकता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा चार्ज का सेपरेशन हो सकता है। तो एक तरीके से ये जो पॉजिटिव चार्ज अकेले इस कार्बन पे था, अब ये एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन्स के ऊपर फैल गया है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से चार्ज का बर्डन पूरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे आ गया है। पूरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे ही ये पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से स्प्रेड हो गया है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्प्रेड हो पाएगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी आएगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। अब स्टेबिलिटी देखते हैं। देखो, स्टेबिलिटी की सीधी सी बात है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, तो ये कार्बन हो गया अल्फा वाला। इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? तीन। तो सेकंड वाले में तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन ही हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर होंगे। थर्ड मॉलिक्यूल देखो, ये है कार्बोकैटायन वाला कार्बन, ये भी इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये भी इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? देखो, दो अल्फा कार्बन है, CH3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तीन और तीन छह। तो तीसरे मॉलिक्यूल में लग रहे हैं छह हाइपर कॉन्जुगेशन वाले इफेक्ट। 6 अल्फा एच में लिख देता हूं। चौथे वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ये है हमारा कार्बोकैटायन वाला कार्बन, और ये तीनों क्या हो जाएंगे? अल्फा कार्बन हो जाएंगे। तीनों के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 जा 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही स्प्रेड हो पाएगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो पहले मॉलिक्यूल में एक भी अल्फा एच नहीं था, ये सबसे कम स्टेबल। दूसरे मॉलिक्यूल में तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये 1 से ज्यादा स्टेबल। तीसरे में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये सेकंड से भी ज्यादा स्टेबल। और चौथे में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये थर्ड से भी ज्यादा स्टेबल। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहाँ पर आप लोगों ने दो चीजें सीखी हैं, कार्बोकैटायन के अंदर कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल के अंदर देखो, क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर रेडिकल के अंदर कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो भाई, हम सिखाते हैं, आप सीखो। यहां पर CH2 कुछ इस तरीके से है, यहां पर है एक रेडिकल। रेडिकल में आपको पता होगा भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आजू बाजू में है एक मिथाइल ग्रुप। ये मैंने फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल ही एक तरीके से बनाया है। अब ये जो है, ये कार्बन एटम, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या है कि इनके पास बस 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करना है इसको, लेकिन ऑक्टेट पूरा हो नहीं पा रहा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो इस एक कार्बन एटम के ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे? देखो, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हम लोग समझ गए। ये सिग्मा बॉन्ड इसके पैरेलल में आ गया, ये भी हम लोग समझ गए। अगर पैरेलल में आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ट्रांसफर हो सकती है। इस बॉन्ड का दिखाओगे होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर भी एक रेडिकल आ गया, इस कार्बन के ऊपर भी एक रेडिकल था इस ऑर्बिटल में, कुछ इस तरह से। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों रेडिकल मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन बच गए, और ये जो H रेडिकल अलग हुआ वो भी यहाँ पर
रह गया। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे आएगी देखो, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यहाँ पर भी ये सेम अट्रैक्शन हो सकती है। तो एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडिकल जो कि अकेले कार्बन एटम पर था वो अब एक हाइड्रोजन पर चला गया है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइड्रोजन एटम इस रेडिकल को अपने ऊपर बना लेंगे। एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, ये अल्फा हाइड्रोजन ने शेयर कर ली। इस वजह से अकेले कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रही। तो इस वजह से क्या होता है भाई, रेडिकल के अंदर भी स्टेबिलिटी आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब जैसे ये वाला हाइड्रोजन एटम हाइपर कॉन्जुगेशन में गया, वैसे ही ये वाला भी जा सकता था, वैसे ही ये वाला भी जा सकता था, है ना। तो इसलिए जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इस तरीके से होती है फ्री रेडिकल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या करना है, अब बस अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं। देखो पहले मॉलिक्यूल में देखो, ये है हमारा रेडिकल वाला कार्बन, तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये स्टेबल होगा। सेकंड में ये है हमारा रेडिकल वाला कार्बन, कोई और अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं 0 अल्फा हाइड्रोजन। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर जो कि इसको स्टेबिलिटी दे रहा हो। थर्ड मॉलिक्यूल में देखो, ये है हमारा रेडिकल वाला कार्बन और ये है हमारे मिथाइल ग्रुप, 1 2 3, 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हैं। एक मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 में हो जाएंगे 9। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ मॉलिक्यूल में देखो भाई, फोर्थ मॉलिक्यूल हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, आपका क्वेश्चन भी गलत करवा दे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो इस कार्बन के ऊपर है रेडिकल, इसके अल्फा कार्बन कौन से हैं भाई, देखो ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन नहीं है, ये वाला मिथाइल ग्रुप इसका अल्फा कार्बन नहीं है, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। अल्फा कार्बन होता है जो फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए। ये एक मिथाइल ग्रुप नहीं है, CH3 नहीं है, ये CH2 ग्रुप है। यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। टोटल अगर गिनेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, तो ये हो गए 3 और 3 6 और 2 8, ओनली 8 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रेडिकल की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, 2 सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद 1 में 3 अल्फा हाइड्रोजन है ये, उसके बाद फोर्थ में 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल, उसके बाद थर्ड में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। यहाँ पर आप लोग ये मत सोचना कि सर बड़ा ग्रुप है CH2 CH3 तो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी तो ज्यादा लगाएगा। देखो इंडक्टिव नहीं लगाना है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं। आपको मैं ऑर्डर बताता हूँ, ये जो तीनों चारों इफेक्ट अगर एक साथ लग जाएं, मेजोमेरिक भी लग जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग जाए, इंडक्टिव भी लग जाए, तो कैसे डिसाइड करें किसके हिसाब से सही आंसर निकालना है। देखो बहुत आसान है, प्लस एम इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, और इंडक्टिव इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। समझ गए, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, इंडक्टिव नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, ये क्वेश्चन सोल्व करो, इसके अंदर हमें बताना है कौन स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, बताओ जी। कुछ नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं बस। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज बड़े ध्यान से समझो, जब मल्टीपल इफेक्ट लग रहे हो, मेजोमेरिक भी लग रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा हो, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ लगाओ। आप अपनी तरफ से एक लाइन लगा दो और जितने इफेक्ट लग रहे हैं लाइन के नीचे लिख दो। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना, फ्री रेडिकल तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के बिल्कुल बाजू में लगा है, तो इस तरीके से ये भी क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर रहा है। ये यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ध्यान से समझना, ये यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है रेडिकल को। तो यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल में क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। सिमिलरली इस वाले रेडिकल को भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है ये वाला पाई बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर भी एक मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। लेकिन क्या थर्ड मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा इस रेडिकल को, जी नहीं, यहाँ पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सैचुरेटेड कार्बन बीच में आ गया।
है ना। यहाँ पर एक सैचुरेटेड कार्बन बीच में आ गया, तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन फोर्थ में देखो फिर से ये पाई बॉन्ड क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल वाले कार्बन के बिल्कुल बगल में आ गया, तो यहाँ पर भी प्लस एम इफेक्ट लग सकता है। मेसोमेरिक इफेक्ट की प्रायोरिटी भी सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे थर्ड से, क्योंकि थर्ड में मेसोमेरिक इफेक्ट लग ही नहीं रहा। तो थर्ड तो हो गया सबसे कम स्टेबल, थर्ड तो हो गया सबसे कम स्टेबल। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या करना है भाई, अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं। तो देखो भाई अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो सबके। यहां पर है फ्री रेडिकल, इस कार्बन के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल। क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर सैचुरेटेड है? जी नहीं, यहाँ पर कोई सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। एक ही अल्फा कार्बन है और वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। जीरो अल्फा एच लिख लो यहाँ पर, जीरो अल्फा एच, कोई अल्फा एच नहीं है, यहाँ पर नहीं लगने वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड में देखो भाई, इस कार्बन के ऊपर रेडिकल है, ऊपर वाले कार्बन पर तो अल्फा एच नहीं है क्योंकि ये सैचुरेटेड नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन नीचे वाला जो कार्बन एटम आपको दिख रहा है, जो CH2 ग्रुप आपको दिख रहा है, इसके ऊपर दो अल्फा हाइड्रोजन है जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख गए, दो अल्फा एच यहाँ पर हैं। इसमें देखो कितने अल्फा एच हैं भाई, फोर्थ मॉलिक्यूल में आपको दिखेगा कि ये एक अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर दो अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर +2 अल्फा एच प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से क्या देख लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया। फर्स्ट के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, इसलिए वो सेकंड और फोर्थ से कम स्टेबल होगा। तो थर्ड के बाद ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, 1 की हो गई। सेकंड में और फोर्थ में हम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा कम होगा। इनके अंदर क्या देखें भाई, अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या कोई डिफरेंस इनके अंदर है। देखो भाई यहाँ पर आपका काम बनेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। देखो एग्जाम्पल ऐसा करो जिसमें पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाए, है ना। देखो ध्यान से समझना, सब कुछ एक बार मैं इरेज कर रहा हूं, आपको बस इंडक्टिव इफेक्ट का अंदाजा लगाना है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है भाई, तू भी हट। हाँ, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है। ये जो फ्री रेडिकल दोनों में हैं, ये हैं तो रिंग वाले एटम पर ही, लेकिन रिंग का तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बराबर ही लगेगा दोनों पर। एक्स्ट्रा किसका लगेगा, इस मिथाइल ग्रुप का, CH3 का, CH3 का, इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। किसके ऊपर ज्यादा लगेगा, वही ज्यादा स्टेबल है। देखो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे जैसे बॉन्ड बीच में बढ़ते रहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल है, CH3 से कितने बॉन्ड दूर है, देखो एक बॉन्ड दूर, दो बॉन्ड दूर, तीन बॉन्ड दूर। तो ये रेडिकल मिथाइल ग्रुप से 3 बॉन्ड दूर है। लेकिन फोर्थ में ये फ्री रेडिकल कितना दूर है मिथाइल ग्रुप से, देखो एक, दो, सिर्फ 2 बॉन्ड दूर है। तो ये क्लोज है, ये पास है मिथाइल ग्रुप के, इसलिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा। यहाँ पर +I इफेक्ट जो होगा मिथाइल का वो ज्यादा लगेगा, यहाँ पर कम लगेगा, लेस +I इफेक्ट। इस वजह से फोर्थ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से, फोर्थ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से। देखो तीनों इफेक्ट यहाँ पर लगे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो पिछले तीनों लेक्चर्स की रिवीजन आपकी हो जाएगी, तीनों इफेक्ट आप लोग समझ जाएंगे। मेन बात क्या है भाई, मेन बात ये है मेसोमेरिक इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की। ये बात आपको ध्यान में जरूर से रखनी है, ये नहीं भूलनी है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन और करते हैं नीट का प्रीवियस ईयर, उसके बाद खत्म करेंगे ये लेक्चर। ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इससे ज्यादा स्टेबल होता है। व्हाई इज दैट, अल्फा हाइड्रोजन कम ज्यादा है भाई। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल हो गए 9 अल्फा एच। सेकेंडरी ब्यूटाइल 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2
5 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इस वजह से रीजन क्या हो जाएगा भाई, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। यही था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइस।